जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा केफ 2 का है लेक्चर नंबर 11। कल हमने स्टार्ट किया था, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, हमने क्या डिस्कस किया उसमें, जो कल हमने डिस्कस किया तो हमने फर्स्ट हेड ऑफ इनकम स्टार्ट किया था। कौन सा? इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, और इनकम फ्रॉम सैलरी में हमने बेसिक्स स्टार्ट किए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। सैलरी के लिए क्या ज़रूरी है? एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप हमने किसको पढ़ा कि हर वो रिलेशनशिप जिसमें एक पार्टी एम्प्लॉयर होगी और सेकंड पार्टी एम्प्लॉय होगी। ठीक है, तो फिर ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा तो वो एम्प्लॉय की क्या होगी? इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड हमने इसमें डिस्कस किया कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, और इसका हमने साथ ही एक एक्सेप्शन पढ़ा। एक्सेप्शन क्या था? टैक्सेबल ऑन एक्रूअल बेसिस। किस केस में? इफ सैलरी इज रिसीव्ड इन एरियर्स। ठीक है, और इसका हमने एग्जांपल भी डिस्कस किया। रिसीट बेसिस की डिफिनीशन हमने डिस्कस की कि रिसीट का क्या मतलब होगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिसीट को कैसे डिफाइन करता है। यहां तक हमारी डिस्कशन हुई थी। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। हाँ, अंडर एनी लॉ मतलब आपकी ऑब्लिगेशन हो, ड्यूटी हो। जैसे टैक्स हम पे करते हैं, तो टैक्स मैंने किसको पे करना? एफबीआर को। क्यों पे करना? लॉ मुझे कहता है। कौन मुझे कहता है? लॉ। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अंडर एनी लॉ ये पेमेंट है। मैंने पुलिस को चालान पे करना है, ट्रैफिक वायलेशन की है, सिग्नल की मैंने, तो ये मैं क्यों पे कर रहा हूं? क्योंकि लॉ में है। समझ में आ रही बात? तो अंडर एनी लॉ एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन हो पेमेंट, और उसकी जगह वो पेमेंट कौन कर दे? एम्प्लॉयर कर दे। ओके जी, कोई क्वेश्चन है और तो पूछिए। पढ़े आगे जी। आज हमारा बेसिक्स हम पढ़ रहे थे, और आज हमारा जो है वो हम थर्ड डिस्कशन करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से, और वो क्या है? कल हमने पढ़ा कि एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में एक पार्टी होगी कौन, और दूसरी पार्टी होगी एम्प्लॉय। कहते हैं जनाब ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप, इसको हमने क्या कहा कि इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। फिर हमने पढ़ा ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट प्रोवाइड करेगा इस रिलेशनशिप की वजह से। किस रिलेशनशिप की वजह से? एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप की वजह से। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी बेनिफिट प्रोवाइड करेगा वो एम्प्लॉय की क्या कंसीडर होगी? इनकम फ्रॉम सैलरी। अब कहता है जनाब एम्प्लॉयर खुद बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करता, एम्प्लॉयर का एसोसिएट बेनिफिट प्रोवाइड कर दे। एसोसिएट किसे कहते हैं? हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे कि एसोसिएट का मतलब क्या है। लेकिन एसोसिएट का मैं आपको बता दूं कि एसोसिएट का मतलब यह होता है जैसे पार्टनरशिप फर्म है, उनके पार्टनर्स जो है वो आपस में एक दूसरे के एसोसिएट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एसोसिएट। राइज इस्लामाबाद और रावलपिंडी कैंपस का हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक ही ओनर है, मतलब जिसका राइज इस्लामाबाद है उसी का राइज रावलपिंडी है। तो राइज इस्लामाबाद और राइज रावलपिंडी आपस में एक दूसरे के एसोसिएट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एसोसिएट। कि राइज इस्लामाबाद कैंपस और राइज रावलपिंडी कैंपस एक दूसरे के क्या है? एसोसिएट। समझ में आ रही बात? क्लियर है ना? हाँ, समझ में आ रही बात? तो कह रहा है कि जनाब कल हमने एग्जांपल दिया था कि राइज एम्प्लॉयर है। फॉर एग्जांपल मैं राइज इस्लामाबाद की बात कर रहा हूं,
ठीक है। और एम्प्लॉय की जगह हमने कौन लिया था? अब्दुर्रहमान एम्प्लॉय। तो अगर राइज इस्लामाबाद अब्दुर्रहमान को जो भी बेनिफिट प्रोवाइड करेगा वो तो अब्दुर्रहमान की इनकम फ्रॉम सैलरी होगी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं थी। कह रहे जनाब एम्प्लॉय राइज इस्लामाबाद की जगह कौन? राइज रावलपिंडी अब्दुर्रहमान को कोई बेनिफिट प्रोवाइड करे ऑन बिहाफ ऑफ राइज इस्लामाबाद। राइज इस्लामाबाद वाले कहे कि अब्दुर्रहमान इस महीने की सैलरी हम आपको पे नहीं करेंगे, इस महीने की सैलरी आप रावलपिंडी से ले लें। इस्लामाबाद कैंपस की सैलरी कौन पे कर देगा आपको? रावलपिंडी। और मुझे किसने पे कर दी? रावलपिंडी कैंपस ने पे कर दी, जो राइज इस्लामाबाद का क्या है? एसोसिएट। लॉ कहता है ये फिर भी अब्दुर्रहमान की क्या कंसिडर होगी? इनकम फ्रॉम सेल। ये भी क्या होगी? अब्दुर्रहमान की इनकम फ्रॉम सेल। ये भी क्या होगी? इनकम फ्रॉम सेल। कह रहे जनाब एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय से बेनिफिट रिसीव करे। एम्प्लॉयर मेरा कौन है? राइस। और राइस की जगह मुझे पेमेंट कौन करेगा? कौन कर दे पेमेंट? अकाउंटेंट। राइस इस्लामाबाद का क्या है? एम्प्लॉय। किसको पेमेंट करे? अब्दुर्रहमान की क्या होगी? इनकम फ्रॉम सेल। मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉयर खुद पेमेंट करे, एम्प्लॉयर का एसोसिएट पेमेंट करे, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय पेमेंट करे। ये ऐसे समझा जाएगा कि पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है और रिसीव कौन कर रहा है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की क्या होगी? वो इनकम फ्रॉम सैलरी। क्लियर? इसी तरह कहता है जनाब अगर एम्प्लॉय की जगह ये पेमेंट रिसीव करे कौन? भाई कौन रिसीव करे? एम्प्लॉय। जैसे कि मेरा क्या हो सकता है? ड्राइवर। किससे? कह रहा है ये पेमेंट ड्राइवर रिसीव करे एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय से, या एम्प्लॉयर के एसोसिएट से। पेमेंट कौन कर रहा होगा? एम्प्लॉयर। ड्राइवर किसके बिहाफ पे रिसीव कर रहा है? एम्प्लॉय। ऐसे समझा जाएगा कि राइज इस्लामाबाद पेमेंट कर रहा है और रिसीव कौन कर रहा है? अब्दुर्रहमान। फिर भी ये किसकी सैलरी होगी? भाई ये जो इसको पेमेंट हो रही है ये किसकी सैलरी होगी? अब्दुर्रहमान की इनकम फ्रॉम सेल। कह रहा है जनाब एम्प्लॉय के एसोसिएट को पेमेंट की जाए। कौन करे? एसोसिएट को। एम्प्लॉयर करे, एम्प्लॉयर का एसोसिएट करे, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय करे। किसके एसोसिएट को? एम्प्लॉय। ऐसा समझा जाएगा कि पेमेंट कौन कर रहा है? राइज इस्लामाबाद। और रिसीव कौन कर रहा है? अब्दुर्रहमान। इन सब केसेस में कोई भी पेमेंट करे और कोई भी रिसीव करे। समझ में आ रही बात? तो ये अब्दुर्रहमान की एम्प्लॉय की क्या कंसिडर होगी? इनकम फ्रॉम सेल। क्लियर भाई? क्लियर है? फिर कह रहा है जनाब ये एम्प्लॉयर जो है ना, एम्प्लॉयर अगला कॉन्सेप्ट कह रहा है एम्प्लॉयर में बी पास्ट, प्रेजेंट आर एसोसिएट को पार्टनर फ्यूचर। नहीं, एसोसिएट को पार्टनर नहीं। पार्टनर आपस में एसोसिएट होते हैं। ये एसोसिएट का एक एग्जांपल है। मियाँ बीवी आपस में एसोसिएट होते हैं, बहन भाई आपस में एसोसिएट होते हैं, पेरेंट्स और बच्चे आपस में क्या होते हैं? ब्लड रिलेशनशिप जिनका होता। तो ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि पार्टनर्स आपस में क्या होते हैं? एसोसिएट होते हैं। ये एसोसिएट का एक एग्जांपल है। समझ में आ रही बात? एसोसिएट में भी एम्प्लॉयर में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अभी मैं किसके पास जॉब कर रहा हूं? राइस। तो ये मेरा कौन सा एम्प्लॉयर है? प्रेजेंट। पिछला तकरीबन 5 साल पहले फॉर एग्जांपल एक ABC कॉलेज था, मैं वहां पे जॉब कर रहा था, वो मेरा कौन सा एम्प्लॉयर है? पास्ट। अगले साल मेरा इरादा है कि मैं किसी दूसरे कॉलेज में जाऊंगा, अपना एम्प्लॉयर चेंज कर लूंगा और कॉन्ट्रैक्ट आज मैं कर लूं उसके साथ कि अगले साल में, अगले अटेम्प्ट में मैं आपके पास आऊंगा। वो मेरा कौन सा एम्प्लॉयर होगा? फ्यूचर। लॉ कहता है ये बेनिफिट आप पास्ट एम्प्लॉयर से रिसीव करें, प्रेजेंट एम्प्लॉयर से रिसीव करें या फ्यूचर एम्प्लॉयर से रिसीव करें। तीनों केसेस में ये आपकी क्या होगी? किस बेसिस पे भाई? किस बेसिस पे?
रिसीट बेसिस। रिसीट बेसिस का एक ही एक्सेप्शन है और वो है सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स। समझ में आ रही बात भाई? क्लियर है ना? आप पास्ट एम्प्लॉयर से बेनिफिट रिसीव करें, प्रेजेंट से रिसीव करें या फ्यूचर से रिसीव करें, तीनों केसेस में ये एम्प्लॉय की क्या होगी भाई? क्या होगी? इनकम फ्रॉम सैलरी। जी नोट करें शब्द। ऑफ कर दो, गर्मी नहीं होगी फिर। जी करें, नोट करें शाबाश। जी क्लियर है? आगे पढ़े? हाँ, रेस कर दूं ये? जल्दी करें, शाबाश शाबाश। ये सारी डिटेल नहीं, ये मैं खुद से बता रहा हूँ भाई, अल्लाह का नाम लो। मैंने पहले दिन ये क्लियरेंस दी थी कि मैं इसमें खुद से कोई बात नहीं करूँगा। ये लॉ है, लॉ में एक लफ्ज़ आप ऐड नहीं कर सकते। आपको क्या लगा ये सर अब्दुर्रहमान को ये रूल्स पसंद आए तो इन्होंने बस हमें बता दी कि ये लो भाई? हाँ, ये हर एक बात लिखी हुई है भाई ऑर्डिनेंस में, ठीक है ना? सही है? तो आप ये सोच रहे हो ये ऑर्डिनेंस इतना आसान है और हमसे इतने पैसे ले रहे हैं ये पढ़ा के? हाँ, ये सोच रहे हो? जी कर दूं रेस? हाँ जी, अगला है, हमने कल जो स्टार्ट किया था वो हमने स्टार्ट किया था कि एम्प्लॉयर जब ये रिलेशनशिप होगा, कौन सा? एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप? एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि ये एम्प्लॉयर इस एम्प्लॉय को जो भी क्या प्रोवाइड करेगा? बेनिफिट्स। तो वो एम्प्लॉय की क्या होगी? अब इन बेनिफिट्स को हम देखते हैं कि ये बेनिफिट्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट, these benefits may be in the form of allowances। किसके फॉर्म में हो सकते हैं? allowances। ठीक है, these benefits may be in the form of perquisites। these benefits may be in the form of other benefits। and these benefits may be in the form of terminal benefits। कितने फॉर्म्स में हो सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ 4 फॉर्म्स में हो सकते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, ये बेनिफिट्स कितने फॉर्म्स में हो सकते हैं? 4। कौन कौन से? अलाउंसेस, परक्विजिट्स, अदर बेनिफिट्स हैं। जी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस जो है ये हमेशा इन कैश होते हैं। किस में होते हैं? इन कैश। और ये हमेशा फिक्स्ड अमाउंट होती है। क्या होती है? फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, अलाउंसेस हमेशा किस में होते हैं? इन कैश। और हमेशा
फिक्स्ड अमाउंट होती है। कह रहे हैं जनाब अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अलाउंसेस प्रोवाइड करे तो सबसे पहला अलाउंस है हाउस रेंट अलाउंस। कौन सा अलाउंस ले सकता है? हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस का क्या मतलब है? नाम से पता चलता है हाँ कि एम्प्लॉयर, अच्छा ये एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप, जब ये दो लोग आपस में एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं ना, तो ये चीजें वो ये लोग आपस में उस टाइम डिसाइड करते हैं। ठीक है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंशाल्लाह क्वालिफाई करेंगे, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे और आप उनके साथ मीटिंग करेंगे तो वो आपको खुद से बताएंगे या आप पूछेंगे आप मुझे बेनिफिट्स क्या देंगे। अगर मैं आपके पास जॉब के लिए आ जाऊं तो वो आपको बताएंगे ये हम आपको बेसिक सैलरी देंगे, ये हम आपको हाउस रेंट अलाउंस देंगे। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब क्या कि आप अगर हमारे पास जॉब करें तो हम पर मंथ आपको सैलरी में एक अमाउंट देंगे, किसके बदले में? हाँ, कि अकोमोडेशन नहीं कह सकते, रेंट। रेंट क्या दे रहे हैं? हाँ, जिस घर में आप रह रहे उस घर में आप हमारी तरफ से रहे, मतलब 10,000 20,000 30,000, बेशक आप अपने घर में रहे आपको मिल रहा है वो। सर वो तो एक लिमिट नहीं होती? लिमिट नहीं, वो हर एक एम्प्लॉयर का अपना लिमिट हो सकता है, लॉ में इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, वो एम्प्लॉयर आपको 10,000 रुपए दे के जनाब आप जिस घर में रह रहे हैं उसका ₹1,00,000 किराया है, मेरा उसके साथ कोई काम नहीं, मैं आपको कितने दूंगा? 10,000। आप जिस घर में रह रहे हैं वो आपका अपना घर है, मैं फिर भी आपको कितने दूंगा? 10,000। मेरी तरफ से आपको हाउस रेंट अलाउंस कितना है? 10,000। हाउस रेंट अलाउंस जितना भी एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिले ये टोटली टैक्सेबल होता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। ये सारी की सारी हम किस में शामिल करेंगे? सैलरी में शामिल करेंगे। ये एम्प्लॉय की क्या कंसिडर होगी? इनकम फ्रॉम सैलरी। समझ में आ रही बात भाई? क्लियर है कि नहीं जी? नंबर सेकंड, कन्विंस अलाउंस। दूसरा क्या मिल सकता है आपको? कन्विंस अलाउंस। कन्विंस अलाउंस किसे कहते हैं? आने जाने का खर्चा, कि आप ऑफिस आओगे घर जाओगे वापस तो मैं आपको इतने पैसे हर महीने दूंगा। वो कहता है मेरे पास अपनी गाड़ी है तो इससे पेट्रोल डलवा दे, अपनी गाड़ी नहीं है तो आपका किराया है, मैं आपको इतनी दूंगा। एम्प्लॉयर कहेगा ये कम ज्यादा किसका इख्तियार है? एम्प्लॉयर का। लॉ में इसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं है, वो 1,000 रुपए से 100 रुपए से लाख तक भी दे सकता है, कोई पूछने वाला नहीं है, वो एम्प्लॉयर की अपनी मर्जी। जितना भी मिलेगा ये एम्प्लॉय की टोटली टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। जितना भी कन्विंस अलाउंस मिलेगा ये एम्प्लॉय की क्या कंसिडर होगी? इनकम फ्रॉम सैलरी। सारा का सारा अमाउंट एम्प्लॉय की इनकम फ्रॉम सैलरी में इंक्लूड करेंगे। क्लियर भाई? क्लियर है ना जी? नंबर थर्ड, मेडिकल अलाउंस। थर्ड, एम्प्लॉयर कौन सा अलाउंस दे सकता है? मेडिकल अलाउंस। जी मेडिकल अलाउंस का क्या ट्रीटमेंट है? मेडिकल अलाउंस किसे कहते हैं? जनाब मैं हर महीने सैलरी के साथ आपको 5,000 10,000 20,000 50,000 रुपए पे करूंगा, आप या आपके बच्चे कभी बीमार हो तो इन पैसों से इलाज करना, बीमार ना हो तो बचत। समझ में आ रही बात? मैं दूंगा, आप बीमार हो या ना हो उस पर मैं डिपेंडेंट नहीं कि आप बीमार होंगे तो मैं दूंगा। मैंने क्या कहा? ये हमेशा, और कौन सी अमाउंट होती है? फिक्स्ड। ये पर मंथ मिलती है बेसिक सैलरी के साथ। किसके साथ? कह रहा है जनाब मेडिकल अलाउंस जितना भी मिले एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को, ये एम्प्लॉय की इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी? एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। किसके 10% तक? बेसिक सैलरी। नया कॉन्सेप्ट आ गया, बेसिक सैलरी, बेसिक पे। बात तो वहां से शुरू होती है ना, ये तो एडिशनल बेनिफिट्स है। एम्प्लॉयर के सामने जब एम्प्लॉय बैठता है तो सबसे पहले क्या चीज डिस्कस होती है भाई? क्या डिस्कस होती है? ये जो है ना अलाउंसेस, हाउस रेंट, कन्वेंस, मेडिकल अलाउंस, ये एडिशनल बेनिफिट्स है। सबसे पहले क्या डिस्कस होती है?
बेसिक सैलरी जितनी भी हो ये क्या होती है? टोटली टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सेल। बेसिक सैलरी जितनी भी हो ये एम्प्लॉय की 100% किस में शामिल होगी भाई? किस में शामिल होगी? इनकम फ्रॉम सैलरी। क्लियर भाई? क्लियर है जी? नोट्स देख, ये जो है ना, ये जो साथ में रेट्स लगे हुए हैं इसको ऐसे अलग कर दो। ये रेट्स आपके, ये तो इनकम फ्रॉम सैलरी खत्म होगी तो ये नोट्स आप घर में अपने फोल्डर में रख देंगे, ठीक है? एक फोल्डर ले ले टैक्स के नोट्स के लिए। ये रेट्स आपके पास हर टाइम होने चाहिए। दो चीजें, कैलकुलेटर और रेट्स। जिस भी क्लास में मैं आऊं आपके डेस्क पे पड़ा होना चाहिए, रखे सामने, कैलकुलेटर और रेट्स। दो चीजें जब तक हम टैक्स पढ़ रहे हैं तब तक आपके पास कैलकुलेटर तो पूरे टैक्स में होना चाहिए, और टैक्स रेट्स, ये जो रेट्स है ये इनकम टैक्स जब तक पढ़ रहे हैं तब तक आपके साथ हर रोज होने चाहिए। ठीक हो गया जी? नोट्स में देखे। अब पेज नंबर कौन सा? पेज नंबर देखे, पेज नंबर 4 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 3। जी पेज नंबर 4 के ऊपर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल नंबर 3। रिक्वायरमेंट पढ़े, कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2x15। मिस्टर फारूक सैलरी इज ₹50,000। अंडरलाइन करो, जब सिर्फ सैलरी का वर्ड यूज करें ना इसका मतलब यह है ये कौन सी सैलरी है? बेसिक सैलरी। The company has provided him other benefits as follows. हाउस रेंट अलाउंस क्या ट्रीटमेंट है? टोटली टैक्सेबल। कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। जी हम कर लेते हैं जी। क्या नाम है? मिस्टर फारूक जी। टैक्स ईयर कौन सा है? 2x15। कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। जी शाबाश, नोट करें मेरे साथ, ऐसे नहीं बैठना, ठीक है जी? हम कौन सा हेड ऑफ इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी। अब आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा हेड, वो आपको बताएगा नहीं, इसके साथ वो आगे जाके मिक्स करेगा, प्रॉपर्टी भी बिजनेस भी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये कौन से नेचर की है? सैलरी। वजह क्योंकि रिलेशनशिप कौन सा है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। जी बेसिक पे कितनी है? बेसिक सैलरी है पूरे साल की है ना, पर मंथ 50,000। तो पूरे साल की कितनी हो जाएगी? 6 लाख जी। दूसरा हाउस रेंट अलाउंस है, वो कितना है? हाउस रेंट अलाउंस है 10,000। क्या ट्रीटमेंट है? टोटली टैक्सेबल। कितनी हो गई? 1,20,000। थर्ड क्या है? कन्वेंस अलाउंस, वो कितना है? क्या ट्रीटमेंट है? टोटली टैक्सेबल जी। कितना आया? 120,000 जी। आगे क्या है? मेडिकल अलाउंस जी। मेडिकल अलाउंस कितना? 6,000 पर मंथ। ट्रीटमेंट क्या है? एग्जेम्प्ट। जब एग्जेम्प्ट हो ना तो अब हमने अमाउंट कैलकुलेट करना है, इसलिए आपने मेन कॉलम में इसको नहीं लेके जाना। ये कितना आ गया? 12 महीनों का 72। अब रूल क्या है? कह रहे एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या है? नो टैक्स। कितने अमाउंट पे?
कह रहा है अगर मेडिकल अलाउंस 10% या 10% से कम बेसिक सैलरी का मिले, कितना? अप टू 10%, मैक्सिमम लिमिट लगाया हुआ है कितना? कह रहा है अगर मेडिकल अलाउंस किसी एम्प्लॉय को मिले बेसिक सैलरी के 10% तक या उससे कम तो फिर टैक्स नहीं होगा, अगर उससे ज्यादा मिल जाए तो फिर टैक्स होगा। तो हम क्या करेंगे, मेडिकल अलाउंस कितना मिला पूरे साल में? 72। एग्जेम्प्ट कितना है जी? एग्जेम्प्ट लेस एग्जेम्प्ट कितना है? 60,000 नहीं, आप लेके ये रूल बन गया 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी है? 6 लाख। तो कितना आया टोटल? मिला कितना? 72। एग्जेम्प्ट कितना है लॉ की तरफ से? तो ऊपर कितना मिला? 12,000। तो वो टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी में शामिल कर। समझ में आ रही बात? जो 10% से ऊपर मिलेगा वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। अगर 10% या 10% से कम हो तो फिर क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। जी कितना? 8 कर दे, सबको खत्म हो गए ना जी? कितना आया? 852,000। ये क्या आ गई आपके पास? नहीं, ये जी कोई और हेड ऑफ इनकम है तो यही आपकी क्या बन जाएगी? टैक्सेबल इनकम। गुड। कितनी आ गई? 852,000। ठीक हो गया भाई? क्लियर है? हाँ जी। किसी को कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल ओके। सेम इसी तरह पूछेगा। हाँ, आई कैप इसी तरह क्वेश्चन पूछता है। आप ये ना समझे कि ये बहुत आसान है। मतलब अभी हमने पढ़ा कितना है? 3 ही पढ़े हैं, तो 3 में यही तक पूछे, ऐसे ही पूछता है। ठीक है, ये जो मैंने ये फिगर्स एग्जांपल्स बनाए हुए ये सारे आपके आई कैप के पास पेपर से बनाए हुए। ठीक है ना? तो आपने परेशान नहीं होना। हाँ, टैक्स अभी जितना आसान लग रहा है पूरे सेशन इतना आसान लगेगा, लेकिन शर्त यह है कि घर में आप पढ़ेंगे तो। ठीक है ना? अगर नहीं पढ़ेंगे, एक बार चीजें हाथ से निकल गई बस फिर काबू में नहीं आएगा। देखिए उसको मेडिकल अलाउंस टोटल कितना मिला? 6,000 पर मंथ। तो पूरे साल में कितना मिला? लॉ ने रूल क्या रखा हुआ है कि एग्जेम्प्ट होगा कितने तक? 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो हम बेसिक सैलरी कितनी है उसका 10% ले लेंगे। कितना आया? 60,000। ये एग्जेम्प्ट है, इस पे टैक्स नहीं है। इससे ऊपर अगर मिलेगा तो उस पे टैक्स है। तो इस पे ऊपर कितना मिला है तो वो टैक्सेबल कर दी, वो सैलरी में शामिल कर दी। समझ में आ रही बात जी? एग्जांपल नंबर 4। जी बताएं। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी। बेसिक सैलरी कितनी है? सेम यही है, मुझे सिर्फ ये बताएं बेसिक सैलरी कितनी है? वही है ना? हाँ, बेसिक सैलरी कितनी है? 6 लाख जी। हाउस रेंट अलाउंस 120। कन्वेंस अलाउंस जी। मेडिकल अलाउंस कितना मिला है पर मंथ? 4,000 पर मंथ है। तो 12 महीनों में कितना मिला? 48,000। एग्जेम्प्ट कितना है? 60,000। मिला कितना? 48। टैक्स कितने पे नहीं है? 60 पे। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में कितना आएगा? समझ में आ रही बात? क्योंकि लॉ ने कहा था जनाब 60,000 तक इस बंदे को, फारूक को, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? बेसिक से। अगर 60,000 तक मेडिकल अलाउंस इस बंदे को मिलेगा पूरे साल में तो उस पे टैक्स नहीं होगा। तो उसको कितना मिला? 48। तो टैक्स नहीं होगा। समझ में आ गई जी? मेडिकल अलाउंस एग्जाम को गए तो ये सैलरी इनकम नहीं लगेगी क्या? 60,000 का अमाउंट है जो एग्जाम है और सैलरी इनकम नहीं। एग्जेम्प्ट का क्या मतलब होता है? टैक्स उस पे टैक्स नहीं होता। एग्जेम्प्ट अमाउंट पे टैक्स नहीं होता। लॉन सैलरी का मतलब सैलरी नहीं, उस पे टैक्स है ही नहीं। इनकम 2 वर्ड यूज होते हैं। देखे, इनकम है, क्या है? इनकम। क्या चीज?
इनकम, इससे आगे पीछे आप कोई भी लगा दे, कितने हेड्स ऑफ इनकम है? 5। उसके लिए भी बात कर रहा हूं, टैक्सेबल इनकम के लिए भी बात कर रहा हूं। इनकम से आगे जो भी वर्ड लगे तो इनकम की टैक्स में 2 ट्रीटमेंट होती है। कितनी ट्रीटमेंट होती है? 2। या तो क्या होगी? टैक्सेबल होगी तो हम इसको किसी हेड ऑफ इनकम में क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे? इंक्लूड। और अगर एग्जेम्प्ट होगी तो फिर क्या मतलब है? नो टैक्स। समझ में? तो मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट है कितना? अप टू 10%। टोटल एग्जेम्प्ट नहीं है। कितना एग्जेम्प्ट है? अप टू 10%। यहां देखे, यहां उसको पूरे साल में मेडिकल अलाउंस कितना मिला? एग्जेम्प्ट कितना था? तो वो हमने लिस्ट कर दिया, जिस पे टैक्स नहीं था वो उसमें से लिस्ट कर दिया, बकाया कितना बचा वो टैक्सेबल कर दिया, सैलरी में शामिल कर दिया। यहां देखे उसको पूरे साल में कितना मेडिकल अलाउंस मिला? 48। एग्जेम्प्ट कितना था? तो सैलरी में कितना आएगा? आप अच्छा, आप ये कह रहे हो कि 12,000 सैलरी में लिस्ट कर दे? नहीं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था अगर आपने एक जहन में आए। सर मैं ये कह रहा हूं कि अगर 60,000 उसका बेनिफिट मिल रहा है, उससे 60,000 तो नहीं मिल रहा ना बेनिफिट, तो उसको 48,000 मिल रहा है। पहले में 72,000 बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन 60,000 पे टैक्स नहीं है। इनकम को हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। उसका मतलब है सर कि उसको जो 48,000 है उसको इनकम में ट्रीट करेंगे। आप ये कह रहे हो क्या इनकम में ट्रीट कर सकते? ये देखे ना, ये इनकम तो हमने ये निकाली है ना, ये उसको टोटल बेनिफिट मिल रहा था। ठीक है, लॉ का रूल क्या था? एग्जेम्प्ट का क्या मतलब है? तो जब एग्जेम्प्ट है तो उसको इनकम कैसे ट्रीट करोगे? इनकम पे टैक्स होता है, क्या होता है? इनकम पे क्या होते हैं? 2 ट्रीटमेंट, या टैक्सेबल होगी या फिर, तो यहां पे क्या लिखा है भाई? क्या लिखा है? अप टू 10% क्या है? एग्जेम्प्ट। तो उसको हम जो एग्जेम्प्ट हो उसको हम फिर टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं करते। हम कौन सी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं? तो ये भी इसके साथ ये लिख ले। एग्जेम्पशन जो है वो नहीं 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 नहीं, वो उसको मुझे समझ आ गई। इसके साथ ये लिख ले। ये कौन सी इनकम है? टैक्सेबल सैलरी इनकम। वो सैलरी इनकम जिस पे क्या देना है आपने? टैक्स देना। और हमने हमेशा ये जो हेड्स ऑफ इनकम है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, इसके सामने हमेशा हम टैक्सेबल अमाउंट लिखेंगे। जो हेड्स ऑफ इनकम है, ये जो हम इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बेनिफिट्स क्या कैलकुलेट कर रहे हैं भाई? क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी। कौन सी वाली? टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट नहीं। कौन सी वाली? टैक्सेबल। जी क्लियर है? ये कितना आया? 840 था। अब समझ आ गई आपको बात? जी ये कितना आ गया? 840,000 क्या आ गई? टैक्सेबल सैलरी। और कोई और हेड ऑफ इनकम है तो यही क्या बन जाएगी? टैक्सेबल इनकम। जी क्लियर है भाई? क्लियर है जी। अब आप जो है ना, अच्छा इससे रिलेटेड कुछ और चीजें मैं डिस्कस कर, ये आप नोट करें फिर मैं डिस्कस कर। अलाउंसेस से परकजिट से इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। हाँ उधर लिख ले, ये फॉर्मेट में पूरा सिखाऊंगा, अभी हम उधर नहीं जा रहे। वो जब प्रॉपर न्यूमेरिकल करेंगे ना फिर हम उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक है, अभी हमारा मकसद क्या है? सैलरी समझना। वो जब हम फुल प्लेज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर मैं आपको फॉर्मेटिंग सिखाऊंगा। ठीक है, जी रेस कर दूं ये वाला जो कल वाला लेक्चर था। अच्छा अब इधर देखें, अब अलाउंसेस जो है ना, इनके अलावा आपको अलाउंसेस वो किसी भी नाम से दे सकता है। कैश अलाउंस दे सकता है, स्पेशल अलाउंस जैसे दिया है, ठीक है, बोनस के नाम से दे सकता है। अगर कोई अलाउंस आपको मिले
क्या मिले, और किस काम के लिए, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज। जैसे आपको इस्लामाबाद से ऑफिशियल काम के लिए, ऑफिस का काम है, आपको कराची भेजे, ठीक है, और आपको उधर रहने के लिए, आने जाने के लिए, खाने पीने के लिए पैसे दे दे, तो आप कॉमन सेंस यूज़ करें। क्या इसमें कोई एम्प्लॉय का पर्सनल बेनिफिट है? हाँ, नहीं है। ये क्या होगी टोटली, ये क्या होगी, एग्जेम्प्ट। ये इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं होगी। लेकिन अगर इसी के साथ आपको कहे कि जनाब आपने आना जाना करना है, उधर रहना है, खाना पीना करना है, 3 दिन का स्टे है, बाय एयर आपने जाना है, बाय एयर आपने वापस आना है, लाख रुपए दे दे कि ये तो आपने ये ले लो, आने जाने का खर्चा, उधर खाने पीने का, ठीक है, और उधर स्टे का ये लाख रुपए ले ले, ये तो हमारी तरफ से है। इसमें हो जाता है 3 दिन का काम, फॉर एग्जाम्पल 3 दिन उधर स्टे हो जाता है। आपको साथ में लाख रुपए इसके लिए दे दे और 50,000 रुपए और दे दे कि यार इतना आप कराची जा रहे हो तो उधर शॉपिंग भी कर ले, अपने क्या कर ले, शॉपिंग भी कर ले। तो क्या ये 50,000 फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज है? ये क्या है, पर्सनल बेनिफिट। क्या है, जब पर्सनल बेनिफिट होगा तो वो हिस्सा उसका क्या होगा, कितना टैक्सेबल, टोटली टैक्सेबल। कितना टैक्सेबल, टोटली। जो मैंने एग्जांपल दिया इसमें कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 50,000 एम्प्लॉय की इनकम फ्रॉम सैलरी। समझ में आ रही बात भाई, क्लियर है? अच्छा, एक और जो है ना ऑफिशियल ड्यूटीज, इसमें थोड़ा सा आपने सोच के करना। अब मुझे राइज वाले कहें अब्दुर्रहमान आप 6 क्लासेस पढ़ा रहे हो और हम आपको 10,000 रुपए दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 10,000। तो ये 10,000 मुझे किसके बदले मिल रहे हैं, काम कर रहा हूं ना उनके लिए, तो मुझे कितने पैसे दे रहे हैं? कहता है यार 7वां घंटा भी पढ़ा ले और आपकी सैलरी हो जाएगी 12,000। तो अब मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी होगी, 12 के 10, 12। समझ में आ रही बात? ये अगर आपको कभी एम्प्लॉयर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कोई पेमेंट करता है, वो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी। ये तो मैं कह सकता हूं कि जनाब ये तो फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज है, ये तो मैं ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूं तो मुझे 12,000 मिल रहे हैं, तो फिर तो टोटली एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। इसमें मुझे क्या ऐड कर दिया गया है, एडिशनल ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे साथ अटैच कर दी गई है। 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाना है, अगर पढ़ाऊंगा तो 2,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो 2,000 एक्स्ट्रा। इसमें और उसमें फर्क कर लोगे ना। ये मैं किस काम के लिए, ये मेरे ड्यूटीज में नहीं है, मेरी ड्यूटी है ऑफिशियल यहां पे पढ़ाना। ये मुझे भेज दे कि आप चले जाओ पेशावर में एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ा के आ जाओ, तो उधर आने जाने के लिए ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था कि मैं यहां से पेशावर जाऊंगा। समझ में आ रही बात? वो मुझे आने जाने का खर्चा देंगे, तो क्या इसमें मेरा कोई फायदा है? एग्जेम्प्ट। मैं गया वहां, मैंने पढ़ाया, वापस आया, खर्चा राइज ने दिया, साथ में 5,000 रुपए दे दिए, ये लो अब्दुर्रहमान ये आपने जो उधर पढ़ाया उसके पैसे। तो अब ये मेरी क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी, ये टैक्सेबल। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा आपने कॉमन सेंस यूज करना है कि 5,000 तो भी मुझे ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म, लेकिन उधर ये 5,000 मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कमाए हैं। क्या लेके? ये मेरी अर्निंग है, ये मेरी क्या है, इनकम है। समझ में आ रही ना बात? वो क्या था, वो खर्चा था, किस काम के लिए, ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए। वो क्या थे, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस क्या होंगे, एग्जेम्प्ट। अच्छा, मुझे लाख रुपए दे दिए, मैं कराची गया, वापस आया, मैंने खर्च 50,000 किए, मैं बाई एयर नहीं गया, मैं ट्रेन पे गया। उधर उन्होंने कहा था आप 3 स्टार होटल में स्टे कर ले, मैंने एक रिश्तेदार था, दोस्त था, उसके साथ स्टे कर लिया। उन्होंने कहा 3 स्टार होटल में आप स्टे करेंगे तो आपका खाना पीना भी 3 स्टार का होगा। चले लाख नहीं 5 लाख रुपए दिया तो उन्होंने 1 हफ्ते के लिए। देते हैं ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए। जब आप जाओगे ना, कॉलेजेस में नहीं होते ये काम,
बाकी जब आप जाओगे ये काम इधर होते हैं जब आपके इंशाल्लाह आर्टिकल स्टार्ट होंगे उधर, लेकिन उधर 5 लाख नहीं मिलते, ठीक है, वो थोड़े बहुत मिलते हैं। अच्छा, मैं गया बाई ट्रेन, मैंने कहा मुझे जहाज में डर लगता है, बहाना बना लिया, ठीक है। उधर रिश्तेदार के पास ठहरा, खाना पीना भी फिर उसी के साथ करना था। उन्होंने कहा था आप जो है ना ये कौन सा होता है करीम का बिजनेस क्लास, उसमें आपने कहीं आना जाना हो तो बिजनेस क्लास में सफ़र करो। मैंने कहा नहीं, मुझे जो है ना एसी में मेरे सर में दर्द होता है, मैं रिक्शे में सफ़र करूं, ठीक है। मैंने 5 लाख की जगह खर्च किया लाख रुपए, 4 लाख क्या कर दिया बचत। लो कहता ये क्वेश्चन पूछा है आई कैट ने, कहता ये 4 लाख अब्दुर्रहमान की इनकम फ्रॉम सैलरी होगी या नहीं। लो कहता है नो। ये किस पर्पस के लिए मिले थे, पर्पस बताए। ये तो उसने अपने ऊपर जुल्म किया है ना, तो ये इन पैसों पे हम उनसे टैक्स नहीं लेंगे, ये अमाउंट उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी में से क्या होगा, एग्जेम्प्ट। समझ में आ रही बात भाई, क्लियर है कि नहीं जी। ये जो है ना पेज नंबर 2 से लेके पेज नंबर 2 रीडिंग करें। 3 में जो सैलरी की डिफिनीशन है ना, अभी फिलहाल आपने याद नहीं करना, सिर्फ रीडिंग करनी है, क्योंकि ये तो पूरी डिफिनीशन हमारा पूरा चैप्टर है ना, हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। और ये अलाउंसेस देख ले और ये एग्जांपल्स घर से खुद कीजिएगा, कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे परकजिट्स। जी यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछे जी। कोई क्वेश्चन नहीं? ओके जी।